15वें दलाई लामा के चयन को लेकर तिब्बती बौद्ध समुदाय और चीन के बीच तनाव फिर से उभर आया है। दरअसल 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने यह साफ कर दिया है कि अगले दलाई लामा का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर होगा। इसमें चीन का कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन का दावा है कि दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य प्रमुख बौद्ध हस्तियों के पुनर्जन्म परंपरा का चयन स्वर्ण कलश लॉटरी सिस्टम के जरिए होना चाहिए और इस प्रक्रिया को चीन के केंद्रीय सरकार की मंजूरी भी प्राप्त होनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए इस बयान के बाद से स्वर्ण कलश और दलाई लामा की चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आइए समझते हैं कि दलाई लामा के चयन को लेकर चीन का ये स्वर्ण कलश विवाद आखिर है क्या। दरअसल स्वर्ण कलश तांबे का एक छोटा सा बर्तन है जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। इस स्वर्ण कलश को तिब्बती बौद्ध अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले बर्तन की तर्ज पर बनाया गया था। इसका उपयोग दलाई लामा और पंचेन लामा जैसे प्रमुख लामाओं के पुनर्जन्म की पहचान के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में बांस की पर्चियों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम लिखकर कलश में डाले जाते हैं और फिर लॉटरी के माध्यम से एक नाम का चयन किया जाता है। 1792 में इस परंपरा की शुरुआत किंग राजवंश के कियान लोंग सम्राट द्वारा की गई थी। मकसद था पुनर्जन्म चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार की आशंकाओं को कम करना और तिब्बत और मंगोलिया पर किंग साम्राज्य का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। स्वर्ण कलश फॉर्मूले के बारे में कतर के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैक्स ओइडेटमैन ने अपनी किताब फोर्जिंग द गोल्डन अर्न द किंग एम्पायर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रीइंकार्नेशन इन तिब्बत में लिखा है कि किंग राजवंश के बाद 1990 के दशक में स्वर्ण कलश सिस्टम को चीन ने दोबारा से पुनर्जीवित किया था। प्रोफेसर मैक्स के अनुसार ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक थी बल्कि तिब्बत और मंगोलिया में किंग साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने का भी एक साधन थी। किंग राजवंश के बाद 1995 में चीन ने इस फॉर्मूले का उपयोग 11वें पंचेन लामा के चयन के लिए किया, लेकिन तिब्बती समुदाय ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हालांकि स्वर्ण कलश प्रणाली का उपयोग केवल कुछ गिने चुने मामलों में ही किया गया है। तिब्बती परंपरा में इसे अनिवार्य नहीं माना जाता है। दलाई लामा का रुख इस पूरे मामले में चीन के दावों को खारिज करते हुए 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने हाल ही में एक प्रार्थना सभा में कहा कि 15वें दलाई लामा का चयन तिब्बती बौद्ध परंपराओं और गादेन फोड्रंग ट्रस्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही होगा। दलाई लामा के अनुसार ये प्रक्रिया पूरी तरह धार्मिक होगी और इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि अगला दलाई लामा स्त्री या पुरुष किसी भी लिंग का हो सकता है। ट्रस्ट का दावा है कि तिब्बती बौद्ध मान्यता के अनुसार दलाई लामा को अपने पुनर्जन्म का शरीर और स्थान चुनने का अधिकार है। 1587 में दलाई लामा संस्था की स्थापना के बाद से ये प्रक्रिया चली आ रही है। इसी के तहत वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को 1940 में 14वें दलाई लामा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन चीन का कहना है कि स्वर्ण कलश लॉटरी प्रणाली ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा है और इसके जरिए चयनित उत्तराधिकारी को उसकी केंद्रीय सरकार की मंजूरी मिलनी चाहिए, जबकि तिब्बती बौद्ध समुदाय और दलाई लामा इसे तिब्बती बौद्ध परंपराओं में हस्तक्षेप मानते हैं। ताजा विवाद इसी बात को लेकर है। हालांकि इसके पहले 1995 में भी 11वें पंचेन लामा के चयन को लेकर तब विवाद हुआ था जब दलाई लामा द्वारा चुने गए पंचेन लामा गेदुन न्यामा को चीन ने कथित तौर पर गायब कर दिया और उनकी जगह पर अपने चुने हुए उम्मीदवार को नियुक्त किया था। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ताजा विवाद 15वें दलाई लामा के चयन प्रक्रिया को और पेचीदा बना सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से पंचेन लामा दलाई लामा के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर चीन का स्वर्ण कलश प्रणाली, जो शुरू में धार्मिक प्रामाणिकता का और राजनीतिक नियंत्रण का प्रतीक था, अब तिब्बती बौद्ध समुदाय और चीन के बीच एक प्रमुख विवाद का कारण बन चुका है। दलाई लामा और तिब्बती समुदाय इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं, जबकि चीन इसे तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक वैध ऐतिहासिक औजार के तौर पर देखता है। इसलिए ये तनाव न केवल धार्मिक बल्कि वैश्विक राजनीतिक मंच पर भी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है।